हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम रौनक है। मैंने अपने घर में ही एक शादी हॉल खोला हुआ था, लेकिन मेरे इस हॉल में जिस भी दुल्हन की शादी होती थी, उसके बाद उसकी इज्जत पर सवाल उठने लगते थे। ऐसा क्यों हो रहा था? इसका कारण समझ नहीं आ रहा था और गांव के लोग मुझ पर शक करने लगे। उनका कहना था कि इन घटनाओं के पीछे मेरा ही हाथ है। इससे गांव का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था, मगर मुझे खुद इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं सच जानने की कोशिश में था, क्योंकि मेरे अपने घर में भी जवान बहनें थीं और मैं खुद ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था जिससे किसी की बहन बेटी की इज्जत पर आंच आए। मेरा गांव छोटा जरूर था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। यहाँ के लोग भी बहुत इज्जतदार थे। मेरे परिवार में मेरी 3 बहनें थीं और मैं उन सब का इकलौता भाई था। मेरी माँ भी बुजुर्ग थीं। पिता का हाल ही में निधन हुआ था और उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं पढ़ा लिखा था और शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में मेरी भी एक अच्छी पहचान बन गई थी। लोग मेरी इज्जत करते थे, क्योंकि मेरे पिता भी गांव के सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। जिंदगी पहले बहुत सुकून भरी चल रही थी। हमारा घर बहुत बड़ा था और एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस बड़े घर का निचला हिस्सा शादी हॉल के रूप में किराए पर दे दिया जाए। गांव में वैसे शादी हॉल का ज्यादा चलन नहीं था, क्योंकि यहाँ लोग आम तौर पर अपने घरों से ही शादियां कर लेते थे। फिर भी मैंने अपने घर के हॉल को शादी हॉल के रूप में किराए पर देना शुरू कर दिया, ताकि गांव के लोग यहाँ छोटे-मोटे फंक्शंस और शादियां कर सकें। इससे मुझे अच्छी कमाई भी होने लगी और मुझे लोगों के फंक्शंस को अच्छे से करवाने में भी खुशी मिलती थी। मैं चाहता था कि लोग बार-बार मेरे घर को ही अपने फंक्शंस के लिए बुक करें। गांव में वैसे भी हमारे जैसा बड़ा घर किसी का नहीं था। इस वजह से मेरा ये काम बढ़िया तरीके से चलने लगा था। मैं हर फंक्शन में अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता, ताकि कोई कमी ना रहे। कई लोग अब तक मेरे हॉल में शादी कर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मेरे हॉल में एक बड़ी घटना हो गई। एक दुल्हन के साथ गलत हुआ और उसके सम्मान को ठेस पहुंची। ये घटना हमारे गांव के एक जमींदार की बेटी की शादी के दौरान हुई थी। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे घर का निचला हिस्सा किराए पर लिया था। मैंने उनके लिए ऊपर की मंजिल पर भी दुल्हन के लिए एक कमरा तैयार करवा दिया था। जमींदार अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी बेटी बहुत आज्ञाकारी और अच्छे स्वभाव की थी। शादी की सारी रस्में अच्छे से पूरी हो गई थीं और जमींदार ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। मुझे हॉल के किराए के पैसे भी मिल गए थे और जैसे ही शादी खत्म हुई, मैंने सफाई करवाकर सबको घर भेज दिया। रात में थककर मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह मेरी माँ ने मुझे उठाया और कहा, बेटा जल्दी उठो, बाहर बहुत लोग आए हैं और सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं गहरी नींद में था, इसलिए माँ से कहा, माँ मुझे सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? आपको पता है ना कि रात मुझे कितनी देर तक जागना पड़ा था। माँ बोली, बेटा ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। गांव के कई लोग बाहर खड़े हैं और हंगामा कर रहे हैं। सब तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। मैं घबरा गया और माँ से पूछा, माँ ये आप क्या कह रही हैं? माँ ने कहा, बेटा सच कह रही हूँ। अगर यकीन नहीं हो तो खिड़की से झांक कर देख लो। लोग बहुत गुस्से में हैं और बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं जल्दी से उठा, मुंह हाथ धोया और तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। बाहर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। गांव के बहुत से लोग मेरे घर के दरवाजे पर खड़े थे और सब गुस्से में लग रहे थे। इनके साथ गांव के सरपंच और कुछ बड़े जमींदार भी थे। मैंने हाथ जोड़कर पूछा, आप सब यहां इस तरह एक साथ कैसे आए? क्या बात हो गई? लोगों में से एक गुस्से में मुझसे बोला, तुम्हें याद होगा कि रात तुम्हारे घर से एक लड़की की विदाई हुई थी? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन बात क्या है?
सरपंच जी ने उस लड़की को इशारा किया और वह रोते हुए आगे आई। यह वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनी थी, खुश दिख रही थी और जिसकी बारात मेरे घर आई थी। लेकिन अब उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह बुरी तरह से रो रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने सरपंच जी से पूछा, इस लड़की को क्या हुआ है? सरपंच जी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, यह वही लड़की है जिसकी शादी तुम्हारे घर से हुई थी। यहां से विदा होने के बाद इसके पति ने इसे तलाक दे दिया और अब यह अपने माता पिता के पास लौट आई है। मैंने हैरान होकर कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो इसकी शादी हुई थी। इतनी जल्दी क्या हुआ जो उसके पति ने इसे तलाक दे दिया? सरपंच जी ने गंभीर स्वर में कहा, इसके पति का कहना है कि यह कुंवारी नहीं थी और उसने इसे तलाक दे दिया। इस लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि कल रात इसके साथ कुछ गलत हुआ है और यह सब तुम्हारे घर में ही हुआ है। लड़की ने बताया कि जब वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो अचानक बेहोश हो गई और उसके साथ किसी ने गलत किया। होश में आने के बाद उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जब वह अपने पति के पास गई तो उसके पति को सब कुछ पता चल गया। इस घटना ने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने तुम्हारे घर से शादी की थी। गांव वाले शोर मचाने लगे और कहने लगे कि बताओ इस लड़की के साथ रात को क्या हुआ था। लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। मैंने सभी को समझाने की कोशिश की, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूं। इतने में गांव का एक आदमी कहने लगा, मुझे लगता है कि यह सब कुछ इसने ही किया है क्योंकि यह इसका घर है और यहां यह जो चाहे कर सकता है। मैंने जवाब दिया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे खुद के घर में भी जवान बहनें हैं। मैं किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूं? इतने में सरपंच जी ने लड़की से पूछा कि क्या वह उस व्यक्ति को पहचानती है जिसने उसके साथ यह सब किया। लेकिन वह लड़की कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी और बस रोती जा रही थी। तब मैंने गांव वालों से कहा, क्या किसी के पास इस बात का सबूत है कि जो भी हुआ वह मैंने किया है? मेरी यह बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। मैंने फिर कहा, हो सकता है कि इस लड़की के साथ यह पहले ही हो चुका हो और वह घबराहट में बेहोश हो गई हो, या फिर हो सकता है कि उसके पति ने किसी और वजह से उसे तलाक दिया हो। मेरी बात सुनकर सरपंच जी बोले, यह लड़का सही कह रहा है, बिना सबूत के हम इस पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। सरपंच जी की बात पर गांव वाले शांत हो गए और मामला यहीं शांत हो गया। लेकिन उस लड़की के लिए न्याय पाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। उस लड़की से शादी निभाने के लिए पड़ोस के गांव का वह लड़का तैयार नहीं था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसने तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया था। गांव वालों ने जैसे तैसे उस लड़की की शादी गांव के ही एक ऐसे लड़के से करवा दी जिसकी पत्नी पिछले साल ही गुजर गई थी। वह लड़का नेक और अच्छे स्वभाव का था और एक अच्छी नौकरी करता था। इस तरह दोनों की शादी हो गई और मामला धीरे धीरे शांत हो गया। इसके बाद फिर से मेरे घर में शादियां होने लगीं, लेकिन 2 महीने बाद फिर से वही स्थिति सामने आ गई। इस बार उसी जमींदार के छोटे भाई की बेटी की शादी मेरे हॉल में रखी गई थी और उसके साथ भी वही हुआ जो पिछली लड़की के साथ हुआ था। अगले दिन मेरे घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। सब गुस्से में हंगामा कर रहे थे और कह रहे थे, बाहर निकलो। जैसे ही मैंने यह शोर सुना और बाहर निकला तो देखा कि गांव के लोग फिर से इकट्ठा होकर गुस्से में मुझे कह रहे थे कि उनकी बेटी की इज्जत के साथ मेरे हॉल में खिलवाड़ हुआ है। लोग चिल्लाने लगे, तुम्हारे हॉल में आखिर यह सब हो क्या रहा है? याद है, पहले भी ऐसा ही हुआ था और तुमने उस वक्त कहा था कि लड़की के पति को गलतफहमी हुई होगी या फिर ये सब पहले हुआ होगा। लेकिन इस बार भी उसी तरह की घटना हुई है। लोग कहने लगे कि कल रात जब वह लड़की शादी के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक बेहोश हो गई और उसके साथ भी कोई गलत हरकत की गई। जब वह होश में आई तो तबीयत ठीक नहीं लगी और विदाई के बाद जब वह ससुराल गई तो उसके पति ने भी कह दिया कि वह कुंवारी नहीं है और उसे तलाक देकर वापस भेज दिया। अब बताओ, क्या इस बार भी तुम यही कहोगे कि उसे कोई गलतफहमी हुई है?
उनकी बातें सुनकर मैं अंदर से घबरा गया था और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने गांव वालों से कहा, आप सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं और मेरे पिता कितनी इज्जतदार हैं। हमारे परिवार में कभी किसी ने किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नज़र नहीं उठाई। मैं तो हमेशा हर फंक्शन में खुद शामिल रहता हूं। आप लोग सब कुछ मेरी निगरानी में देखते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लोग बोले, तो फिर तुम्हारे यहां बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसे आप लोग इस घटना से अनजान हैं, वैसे ही मैं भी हूं। मैंने उनसे कहा, क्या किसी के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित होता हो कि ये सब कुछ मैंने किया है? लड़की से पूछा गया कि क्या उसे शक है कि मैंने ये सब किया, तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसे नहीं लगता कि ये मैंने किया है। पंचायत ने फिर उस लड़की की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए उचित फैसला कर दिया। लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान था कि आखिर मेरे घर में ये सब हो कैसे रहा है। मेरी अपनी बहनें भी हैं और उन्हें तो आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर गांव वाले बार बार मुझ पर ही आरोप लगा रहे थे। मैं तो किसी तरह से खुद को समझा रहा था और सबूत मांगकर सवालों से बच जाता था। लेकिन डर था कि अगर किसी दिन सच में कोई ऐसा सबूत मिल गया जो मेरे खिलाफ हो, तो गांव से मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा और मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी माँ ने मुझे परेशान देखा तो समझाया, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तुमने कभी किसी बहन बेटी पर गलत नज़र नहीं डाली है, तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मेरा कारोबार, जो कि मेरा घर ही था और जिसे मैं शादी हॉल के रूप में किराए पर देता था, पूरी तरह से बंद हो गया था। गांव के लोग अब वहां शादियां करवाने से कतराने लगे थे। इसी से मेरा घर चलता था और अब तो मेरी आमदनी का भी कोई साधन नहीं बचा था। मेरा सारा गुजारा इसी पर था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। लोगों को यह यकीन दिलाना मुश्किल हो गया था कि इन घटनाओं में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कई लोगों को समझाने की कोशिश कर चुका था, पर कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। अब तो मेरे शादी हॉल से कोई भी शादी करने का इच्छुक नहीं था, इसलिए मैंने हॉल को बंद कर दिया था। मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते थे कि क्यों ना लोगों को यकीन दिला दूं, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता। मैंने तो कई बार कोशिश की थी, पर लोग बिना सबूत के ही मुझ पर आरोप लगा देते हैं। मेरे दोस्त भी शादी के कामों में मेरी मदद करते थे। हम तीनों का एक ग्रुप था और जब भी कोई फंक्शन होता था, मैं अपने दोस्तों को बुला लिया करता था। फंक्शन के बाद मैं उन्हें कुछ पैसे भी दिया करता था। वैसे तो वे दोनों अलग अलग जगहों पर नौकरी करते थे, पर शाम को जब फ्री होते तो मेरे साथ मेहनत में लग जाते थे। मैंने कैटरिंग का काम खुद ही संभाल रखा था, इसलिए हम ही मेहमानों को खाना परोसते थे। लेकिन अब मेरा शादी हॉल बंद हो चुका था और मैं खाली बैठा इस सोच में डूबा रहता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक दिन बैठा सोच ही रहा था कि कैसे सच्चाई सामने लाऊं ताकि दुल्हनों के साथ हो रहे इस गलत काम के पीछे का असली दोषी पकड़ा जा सके। मैंने सोचा कि आखिर यह काम कौन कर सकता है, क्योंकि यह घटना एक नहीं बल्कि 2 बार हो चुकी थी। दोनों बार ये सब तब हुआ जब बारात आने वाली थी। इसका मतलब ये था कि बारात के लोग इसके जिम्मेदार नहीं हो सकते थे, बल्कि जो भी ये कर रहा था वह हम लोगों में से ही कोई था। सबका शक मुझ पर ही जा रहा था, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। आखिर कौन हो सकता है, क्योंकि मेरे परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था। फिर अचानक मेरा ध्यान मेरे अपने दोस्तों की ओर गया, लेकिन अपने दोस्तों पर शक करना भी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वे बहुत मेहनती और नेक थे। पैसे कमाने के लिए ही वे मेरे साथ काम करते थे। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरा एक दोस्त अखिल दोनों ही बार फंक्शन के बीच से ही गायब हो गया था। पहली बार उसने कहा था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह घर जा रहा है। वह 2-3 दिन बाद ही लौटा। दूसरी बार भी उसने किसी जरूरी काम का बहाना किया और 1 घंटे में लौटने का कहा, पर वह भी तब 2-3 दिन बाद लौटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था
कि क्या मैं अखिल पर शक करके सही कर रहा हूं या गलत। अब गांव में यह अफवाह फैल चुकी थी कि मेरे शादी हॉल से शादी करने वाली लड़कियां शादी से पहले ही अपनी इज्जत खो बैठती हैं और बाद में उनके पति उन्हें तलाक दे देते हैं। मेरी माँ भी मेरी बहनों की शादी को लेकर चिंतित रहने लगीं, क्योंकि वे भी अब शादी लायक हो चुकी थीं। एक बहन के लिए तो मैंने थोड़ा बहुत दहेज इकट्ठा कर लिया था, लेकिन दूसरी बहन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं चाहता था कि दोनों की शादी एक ही दिन में हो जाए। अब मैं उलझन में था कि गांव वालों के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। आखिर मेरे हॉल में पहले भी कई शादियां हुई थीं और ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। ये सब बस इन 2 शादियों में ही क्यों हुआ? फिर मैंने सोचा कि दोनों ही बार यह घटनाएं जमींदार की बेटियों के साथ ही हुईं। इसका मतलब कहीं न कहीं इसका संबंध जरूर है। मुझे किसी भी तरह यह सच पता लगाना था ताकि गांव वालों के सामने सच्चाई आ सके और मैं इज्जत से सिर उठाकर जी सकूं। इसलिए मैंने एक योजना बनाई और अकेले ही गांव के सरपंच जी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई और उनसे मदद की गुजारिश की। सरपंच जी मेरी मदद करने को तैयार हो गए। उन्होंने जमींदार की छोटी बेटी की शादी फिर से मेरे शादी हॉल में करवाने का फैसला किया और शादी का दिन भी तय हो गया। पूरे गांव में यह बात फैला दी गई कि जमींदार के दूसरे नंबर की बेटी की शादी होने वाली है और सारे गांव वालों को निमंत्रण भी दे दिया गया। गांव वाले हैरान थे कि इस बार भी जमींदार अपनी बेटी की शादी मेरे हॉल से ही क्यों करवा रहा है। लोग जमींदार से कई सवाल कर रहे थे, लेकिन उसने किसी को भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह भी मेरे इस प्लान का हिस्सा था। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। बारात आने से लगभग आधे घंटे पहले मैंने दुल्हन के कमरे की अच्छी तरह से जांच की और अपने दोस्तों को भी बता दिया कि वे समय पर हॉल में काम के लिए आ जाएं। इस बार जमींदार अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे हॉल से करवा रहा था। शाम तक मेरे दोनों दोस्त भी मेरे घर आ गए थे। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, खाना बनने लगा था और हमने हॉल को सजा दिया था। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे। दुल्हन को हॉल में लाकर उसके कमरे में भेज दिया गया और लड़कियां उसे तैयार करने में लग गईं। मैं अपने मोबाइल पर नजर रख रहा था, क्योंकि मैंने पहले से ही दुल्हन के कमरे में कैमरे लगवा दिए थे जो मेरे मोबाइल से जुड़े थे, ताकि यह देख सकूं कि वहां कौन जा रहा है। कमरे में कुछ लड़कियां दुल्हन से बातचीत कर रही थीं और फिर वे भी बाहर निकल गईं। अब दुल्हन कमरे में अकेली थी। तभी मैंने देखा कि मेरा दोस्त अखिल हाथ में फूलों की थाली लेकर दुल्हन के कमरे में गया। ये सफेद चमेली के फूल थे, जिनका इस कार्यक्रम में कोई काम नहीं था और न ही हमने इन्हें मंगवाया था। अखिल ने ये फूलों की थाली कमरे में रखी और बाहर आ गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दुल्हन अचानक बिस्तर पर गिर गई। इसका मतलब वह बेहोश हो गई थी, पर वह बेहोश कैसे हुई, यह समझ नहीं आया। तभी मैंने देखा कि अखिल दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह धीरे धीरे दुल्हन के पास जाने लगा। तुरंत मैंने मोबाइल बंद किया और 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर दुल्हन के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। हम लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर अखिल को लोगों ने पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान दुल्हन बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। कुछ लोगों ने उसकी देखभाल की और उसे होश में लाने की कोशिश की। डॉक्टर को भी बुलाया गया। अखिल को पकड़कर नीचे ले जाया गया, जहां शादी का समारोह हो रहा था। समारोह रोक दिया गया और सबके सामने अखिल से सच बताने को कहा गया। डॉक्टर ने बताया कि दुल्हन थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। मैंने अखिल से सवाल किया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैंने उससे कहा कि उसकी इस हरकत के कारण लोग मुझ पर शक कर रहे हैं और मेरे कारोबार को नुकसान हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह बार बार दुल्हन के कमरे में क्यों गया था और दरवाजा बंद करके क्या करने की कोशिश कर रहा था। पहले तो अखिल कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। तब जाकर उसने सच्चाई बतानी शुरू की। गांव के लोग मेरे घर के बाहर इकट्ठा थे और सब अखिल की सच्चाई जानने के लिए बेताब थे।
अखिल ने बताया कि उसने लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वह जमींदार की बेटियों के साथ वही करना चाहता था जो उसकी बहनों के साथ हुआ था। उसने बताया कि यह सब 10 साल पहले की बात है, जब उसकी 2 जवान बहनें थीं। वह खुद पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। घर में कोई मर्द नहीं था, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो चुका था। उसकी माँ ने उसे शहर भेजा ताकि वह पढ़ लिख कर उनके लिए सहारा बन सके। लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली है। उसकी दोनों बहनें उससे बहुत प्यार करती थीं, और बहन की मौत की खबर सुनकर वह वापस गांव आया। उसने बहुत कोशिश की कि बहन की मौत का कारण जान सके, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। उस समय उसे यह सब समझ नहीं आया। कई दिनों तक वह अपनी माँ और छोटी बहन के पास रहा। उसे यही लगा कि शायद गरीबी से तंग आकर उसकी बड़ी बहन ने आत्महत्या की है। लेकिन मैं अपनी बहन की मौत का गम आखिर कब तक करता। इसलिए कुछ समय बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। करीब 6 महीने बाद मुझे एक और भयानक खबर मिली। मेरी छोटी बहन ने भी अपनी जान दे दी। जब मैं गांव लौटा तो यह देखकर स्तब्ध रह गया कि मेरी दोनों बहनें अब इस दुनिया में नहीं थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि वे दोनों इतनी तकलीफ में थीं। अब घर में बस मेरी माँ अकेली रह गई थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए शहर में रहने के बजाय मैं रोज गांव और शहर के बीच का सफर करने लगा। बहनों के जाने की असल वजह मुझे तब तक नहीं पता थी। फिर एक दिन मुझे अपनी छोटी बहन की डायरी मिल गई। उसे पढ़ने के बाद उनकी मौत की असल वजह सामने आ गई। डायरी में उसने लिखा था कि हमारी बड़ी बहन को किसी के व्यवहार से इतनी तकलीफ हुई कि उसने अपनी जान देने का कठोर निर्णय लिया। मेरी छोटी बहन ने लिखा कि इस कठिनाई ने उसे भी घेर रखा था, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। इन परिस्थितियों का सामना करते हुए उसने भी वही कदम उठाया। मेरी बहनों के साथ हुए इस अन्याय को जानने के बाद मैंने अपने दिल में ठान लिया कि एक दिन मैं इसके लिए न्याय मांगूंगा। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और एक गरीब लड़के की बात शायद ही कोई सुनेगा, खासकर इतने प्रभावशाली लोगों के खिलाफ। मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वह तो अपनी बेटियों की मौत का दुख सह रही थीं। इसीलिए मैंने चुपचाप अपने तरीके से इसके खिलाफ खड़े होने की ठानी। जब मुझे पता चला कि जमींदार की दूसरी बेटी की शादी होने जा रही है, तो मैं वहां अपने मन में न्याय पाने की भावना के साथ गया। तुम लोगों को मेरी सच्चाई जानने के बाद अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस अपनी बहनों के लिए न्याय की कोशिश की। वैसे भी इस गांव की परंपरा है कि अन्याय का जवाब न्याय से ही देना चाहिए। मैंने भी वही किया। मेरे इस खुलासे के बाद सबकी नजरें झुकी हुई थीं। मैंने आगे कहा कि मैंने दुल्हन को कैसे बेहोश किया। हर बार मैं दुल्हन के कमरे में चमेली के फूलों की थाली लेकर जाता और कहता कि इन फूलों की जरूरत बारात के समय पड़ेगी। इन फूलों में एक विशेष सुगंध होती थी जो कमरे में फैलने के बाद दुल्हन को नशीली हालत में पहुंचा देती थी। वह इस स्थिति में होती कि उसे यह एहसास ही नहीं हो पाता कि क्या हो रहा है। इसके बाद मैं वहां से चुपचाप निकल आता और किसी को शक भी नहीं होता। हर बार इस गलती का दोष तुम पर लगाया जाता था और मुझे इसका अफसोस भी है, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं अपनी बहनों के साथ हुए अन्याय का न्याय करूंगा। इसके बाद अखिल ने सरपंच जी से कहा, अब आप जान चुके हैं कि मैंने यह सब क्यों किया। अब आप तय करें कि क्या किया जाना चाहिए। सरपंच जी ने जमींदार और उसके भाई की ओर कड़ी नजरों से देखा और उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं। सरपंच जी ने फैसला किया कि इन दोनों भाइयों और उनके परिवारों को पूरे गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि इनके कारण अखिल की दोनों बहनें इस दुनिया से चली गईं और इनकी हरकतों ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। इसलिए यह जरूरी था कि सरपंच कोई ऐसा फैसला ले जिससे भविष्य में कोई भी किसी की बेटी के साथ ऐसा गलत काम करने की हिम्मत न करे। अखिल ने जो किया उसके लिए वह शर्मिंदा था और उसने इसके पीछे की वजह भी बताई।
वह सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था और उसे माफ भी कर दिया गया। मगर जमींदार और उसके छोटे भाई को पूरे गांव से निकालने का ऐलान कर दिया गया था। जमींदार और उसका भाई सरपंच जी से माफी मांगने लगे कि हमें एक मौका दिया जाए, हम आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सब पुरानी बातें हैं और पिछले 10 साल में हमने किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया है। लेकिन सरपंच जी ने उनकी माफी को ठुकरा दिया। सरपंच जी बोले, तुम दोनों की वजह से उन लड़कियों की इज्जत और जान दोनों गई। उनकी जान तो वापस नहीं आ सकती और न ही खोई हुई इज्जत लौट सकती है। मैं तुम्हें गांव से इसीलिए निकाल रहा हूं ताकि जब तुम्हारी बेइज्जती गांव भर में चर्चा का विषय बनेगी तब तुम समझोगे कि किसी के सम्मान को छीनने का दर्द क्या होता है। सरपंच जी के इस फैसले से गांव वाले बहुत खुश थे। सरपंच जी ने सबके सामने बताया कि आज जो सच सामने आया है वह अखिल के कारण ही हुआ है। यह कोई असली शादी नहीं थी बल्कि एक योजना थी ताकि सच सबके सामने आ सके। सरपंच जी ने अखिल से कहा, तुम चाहते तो पहले भी यह बात हमें बता सकते थे, लेकिन हम शायद तुम्हारी बात पर यकीन न करते क्योंकि उस समय तुम बहुत छोटे थे और तुम्हें झूठा साबित करना आसान था। अब तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, इसलिए हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन याद रखना, अब हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसे पूरे गांव में बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी एक भी नस्ल इस गांव में नहीं रहेगी। सरपंच जी के इस फैसले से सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि यह फैसला न केवल गांव के लिए बल्कि गांव की हर बेटी और बहन के सम्मान और सुरक्षा के लिए था। यह फैसला था कि वे अपने घरों में सुरक्षित रह सकें और बिना डर के गांव में सर उठाकर चल सकें। अखिल की बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं था। कुछ लोग घर के पीछे के रास्ते से चोरी छुपे आते और उनकी बहनों को परेशान करते। इन तकलीफों से तंग आकर उनकी बहनों ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें। तो दोस्तों, अगर आपके गांव, कस्बे या शहर में भी किसी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो सुनिश्चित करें कि ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि उनमें इतना डर हो जाए कि किसी की इज्जत को गंदी नज़र से देखने की भी हिम्मत न कर सकें। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।